अपना टॉपिक का नाम है ब्रेकिंग आउट, टू ब्रेकिंग आउट द सीड डॉर्मेंसी। कैसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपन सीड डॉर्मेंसी को? ब्रेक डाउन करना ही ज़रूरी है, वरना फिर वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, तो सीड तो यूजलेस हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा ना। तो पहला इसमें टॉपिक है जो है स्कैरिफिकेशन, एक मेथड है ये स्कैरिफिकेशन, और दूसरा मेथड है दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। क्या होता है स्कैरिफिकेशन और क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन? स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, जो आउटर सीड कोट है अगर वो लिग्निन से बना हुआ है, अगर वो बहुत लेदरी थिक लेयर से बना हुआ है, तो उसको अपन इंजर्ड करके फिर अपन जर्मिनेट सीड मिट्टी में बो देते हैं। मतलब अगर वो हार्ड शेल है तो अपन जानबूझ के उसको इंजर्ड करते हैं ताकि उसका थोड़ा सा आउटर शेल डैमेज हो जाए। डैमेज होने के बाद उसको फिर सीड को सॉइल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि फिर तो आगे की प्रोसेस हो सकती है ना, मॉइस्चर कंटेंट आगे आएगा, ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज स्टार्ट होगा, फिर सारी प्रोसेस नॉर्मल जैसे चलती है वैसे स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डॉर्मेंट एम्ब्रियो को लो टेम्परेचर पे हाई ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, हाई वाटर अवेलेबिलिटी पे ट्रीट किया जाता है। लो क्या होगा? टेम्परेचर, ऑक्सीजन हाई, वाटर कंटेंट हाई, इस पे ट्रीट किया जाएगा तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन दोनों समझ गए? समझ गए? एक बार देखो, मैं पानी पी लेती हूँ। दो चीज बता दी मैंने, अब तीसरा मैं बता रही हूं ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर। ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर ये क्या होता है? मैंने अभी पिछली जो सीड जर्मिनेशन के लिए बताया था, टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको टेम्परेचर। तो जो ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर वाला पॉइंट है, इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि हाई प्रेशर के ऊपर लो टेम्परेचर से किसी भी सीड को ट्रीट करवाया जाता है तो भी डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है। तो मतलब एक प्लांट होता है जिसको अपन बोलते हैं अल्फा, उसके अंदर क्या होता है कि 2000 ATM प्रेशर, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर उसको ट्रीट करवाते हैं तो उसमें सीड डोरमेंसी टूट जाती है, मतलब सीड जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो बेटा वापस मैंने एग्जाम्पल बताया है तो बच्चा याद रखना है इस एग्जाम्पल को भी। अब तीसरा पॉइंट बता दिया, अब चौथा पॉइंट बताती हूँ मैं, दैट इज लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि लाइट को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे ये वाला पॉइंट मिटा देती हूँ मैं। चौथा पॉइंट है लाइट। जो सीड लाइट में जर्मिनेशन शो करते हैं उनको फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं, और जो लाइट की प्रेजेंस में ही अपना शुरुआत करते हैं जर्मिनेट होना, दैट इज पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, और जो लाइट के एब्सेंस में स्टार्ट करते हैं दैट इज नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। और जिनका कोई लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लाइट है तो ठीक, लाइट ना है तो ठीक, तो वो होते हैं नो फोटोब्लास्टिक सीड्स। ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये होता है जो फोटोब्लास्टिक सीड्स है उनमें सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए उनको रेड लाइट से ट्रीट किया जाता है। रेड लाइट क्या करता है, जैसे ही उस पर रेड लाइट गिरी तो वो फाइटोक्रोम, प्लांट में फाइटोक्रोम्स होते हैं, अपन फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, जो चैनल की तरह काम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। मैं बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब करूंगी। तो जो फाइटोक्रोम जो होते हैं ना, वो रेड लाइट को इनटेक किया, उसको फार रेड में चेंज किया, और फिर
सीड को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक ना आपके लिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, और कई बार ये बोल दिया जाता है कि जर्मिनेशन किस किस में हो रहा है या फिर किस किस में नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं लिख दे रही हूँ, देखिए आप अंदाज़ा लगाना कि मैम क्या बताने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट है सीड प्लस फाइटोक्रोम रेड जर्मिनेशन। दूसरा है सीड प्लस फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड जर्मिनेशन। थर्ड है सीड प्लस फाइटोक्रोम रेड प्लस फाइटोक्रोम फार रेड प्लस फाइटोक्रोम रेड फिर जर्मिनेशन। एंड फोर्थ वापस लिख देती हूँ, सीड प्लस फाइटोक्रोम रेड प्लस PFR प्लस PR देन प्लस PFR वापस जर्मिनेशन। अब ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं उनमें से मुझे कोई बता सकता है कि कौन कौन सी प्रोसेस में जर्मिनेशन होगा और कौन कौन सी रिएक्शन में जर्मिनेशन नहीं होगा? मैं बताऊं? चलो पहले मैं बता देती हूँ, फिर एक्सरसाइज जो दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए उसमें आप मुझे रीजन करके बताओगे, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसको बस दिमाग में बिठा लेना, इधर उधर की कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिएक्शंस में सीड से शुरू होके फाइटोक्रोम रेड पे ख़त्म हो रही है रिएक्शन तो जर्मिनेशन होगा ही होगा, और आपकी रिएक्शन अगर सीड से शुरू होके फार रेड पे ख़त्म हो रही है तो किसी भी हालत में जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अब बताओ आप किस किस में होगा? फर्स्ट में होगा सीड प्लस फाइटोक्रोम, बताया था मैंने, फाइटोक्रोम रेड होगा जहां लास्ट में रिएक्शन में उसमें होगा। फिर सेकंड में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लास्ट रिएक्शन फार रेड पे खत्म हो रही है। तीसरा होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि बीच में चाहे कुछ भी आ जाओ लास्ट रिएक्शन फाइटोक्रोम रेड में खत्म हो रही है। ऐसे ही चौथे में नहीं होगा। मतलब लास्ट में जो सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए जो इंडक्शन दिए जाते हैं वो अगर रेड लाइट के होते हैं तो जर्मिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आई चारों रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये। ठीक है, हो गया अपना, हटाऊं? चलो अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूं, दैट इज बड डोरमेंसी। सीड की तरह ही बर्ड की डोरमेंसी होती है। बर्ड्स बनती है ना, जब प्लांटलेट बनना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले बर्ड का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सीड तो जर्मिनेट कर जाता है, बर्ड्स भी बना लेता है, लेकिन बर्ड्स आगे जाके ग्रो नहीं कर पाती है, वो उसी फेज में डोरमेंट रह जाती है। अब वो किस कारण रह जाती है मैं बताती हूँ। 2 तरह की हो जाती है उसमें। एक तो हो जाता है कि वुडी प्लांट्स में अलग तरह की हो जाती है, वुडी प्लांट्स, और दूसरी होती है नॉन वुडी प्लांट्स। इसमें से एक एग्जाम्पल तो आप एक से तो आप बहुत अच्छे से रूबरू हो, दैट इज नॉन वुडी प्लांट्स। और वुडी प्लांट्स के लिए मैं बता देती हूँ। वुडी प्लांट्स जो होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरी, लीची, ये सब जो वुडी प्लांट्स होते हैं, इनकी बड में क्या होता है, एब्सिसिक एसिड का सिक्रेशन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हार्मोन का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वो एब्सिसिक एसिड बड डोरमेंसी क्रिएट करता है। एब्सिसिक एसिड ये जो होता है ना, ये बेटा जो हार्मोनल अपन पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में, तो ये वाला जो हार्मोन होता है ना, उसका काम सारा काम इनहिबिटर ही होता है। किसी को भी रोकना, किसी की ग्रोथ रोकना, किसी के बड रोकना, किसी का फ्रूट फॉर्मिंग रोकना। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं आए कि यार रोकने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और अब याद नहीं आ रहा है कि क्या था वो,
तो आंख बंद करके एक बार एब्सिसिक एसिड का तुक्का मार सकते हो आप। मैं फेवर में नहीं हूँ तुक्का मारने के लिए, लेकिन इनहिबिटर्स का सारा काम एब्सिसिक एसिड अकेला ही संभाल लेता है। तो वुडी प्लांट्स में इनहिबिट का कारण क्या होता है सबसे बड़ा, ये एब्सिसिक एसिड होता है। अब नॉन वुडी प्लांट का एग्जाम्पल बताओ, आलू, पोटैटो में क्या होता है, अपन देखते हैं पोटैटो अपन लेके खरीद के रख देते हैं, अगर 10 दिन अपन ने संभाला नहीं या सब्जी नहीं बनाई अपन ने, तो ग्रीन से बर्ड्स बनना स्टार्ट कर जाते हैं, बनती है ना बर्ड्स। और अगर ये पोटैटो है, ग्रीन से बनना स्टार्ट कर देती है, और अपन ने अगर यहाँ से बीच में से इसको काट के और अगर अपने ज़मीन में बो दिया तो प्लांट बन भी जाता है, अगर उनको बराबर प्रॉपर मॉइस्चर और प्रॉपर लाइट और प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है तो प्लांट भी ग्रो कर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनहिबिटर बीटा जो होता है ना, वो प्लांट में बड फॉर्मेशन को रोक देता है। बड फॉर्मेशन नहीं होगी तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा। अब मैंने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो क्या है, इसी सब्र रखो, इसी एग्जाम मतलब इसी वाले लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। बड डोरमेंसी, अब इसको भी बेटा कई प्रोसेस होती है जो जैसे अपने सीड डोरमेंसी को ब्रेकआउट करने के लिए कितनी चीज़ें पढ़ी ना, वैसे इसको ब्रेकआउट करने के लिए भी पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है, जैसे चिलिंग इफेक्ट दिया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर दिया जाता है, या फिर ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है, या फिर बाहर से कोई बड जर्मिनेटिंग छिड़काव किया जाता है। ये चीज़ें इसमें भी की जाती है बड डोरमेंसी वाली में, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा के, ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर प्रोवाइड करवा के, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर वापस दिया, ऐसी चीज़ें करवा के इसमें इंड्यूस करवाया जाता है। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक बताती हूँ, वायाबिलिटी। वायाबिलिटी क्या होता है, वायाबिलिटी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द सीड। मैं लिख देती हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द सीड, मतलब सीड के अंदर लाइफ एग्जिस्टेंस का पता लगाना, ये होता है वायाबिलिटी। अब पता कैसे लगा सकते हैं अपन, पता एक छोटा सा एक केमिकल होता है 2,3,5 TTC, ट्राइफिनाइल ट्राइएजोलियम क्लोराइड, ठीक है। तो ट्राइफिनाइल ट्राइएजोलियम क्लोराइड, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में अगर अपन सीड को डाल देते हैं तो सीड में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है ना, वो पिंक कलर की हो जाती है। वो जैसे ही पिंक हुई, अपन को पता चल गया कि अपना सीड अभी जिंदा है, मरा नहीं है, मतलब जिंदा होने का एक तरह से प्रमाण ही है वायाबिलिटी। वायाबिलिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द सीड। अगर अपन ने इस सॉल्यूशन में बीज को डाला, सीड को डाला, तो अगर उसने पिंक कलर शो किया, दैट मीन्स दैट इज अलाइव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने अभी तक पढ़ लिया सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी, कैसे कैसे ब्रेकआउट किया जाता है ये भी पढ़ लिया, कैसे कैसे जर्मिनेशन को इंड्यूस किया जाता है ये भी पढ़ लिया। तो अपना लास्ट यही खत्म हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जो पार्ट तो क्या है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो चीज़ें बनी उसका फ्यूचर में क्या क्या होएगा वो यहाँ तक खत्म होता है। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ना। अब एक जो सेक्सुअल पार्ट तो खत्म हो गया प्लांट्स के लिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ एसेक्सुअल पार्ट। एसेक्सुअल पार्ट को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। याद करो मैंने एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस दोनों चीजें बताई थी। एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस
by which reproductive propagule will product by the formation of male gamete and female gamete. ठीक है, तो मतलब एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? एपोमिक्सिस में केवल सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन जैसी कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, एम्फीमिक्सिस हमेशा सिंगेमी का ही प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो ये मिमिक तो करता है, ये एपोमिक्सिस को मिमिक जरूर करता है, लेकिन ये ना मियोसिस शो करता है ना ये फर्टिलाइजेशन शो करता है. तो एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस बाय which reproductive propagule will produce without any meiosis and without any syngamy. ना meiosis होगा ना syngamy होगी. तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, no meiosis, no syngamy. अब मैंने एक चीज बोली यहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल, हाँ जरूरी नहीं है वो फर्टाइल हो या नहीं फर्टाइल हो. जैसे सिंगेमी में क्या होता है, सिंगेमी में होता है मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों फ्यूज होकर फर्टाइल ओव्यूल बनाते हैं, फर्टाइल जाइगोट बनाते हैं. लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है. तो ये अब दो टाइप से पढ़ते हैं अपन. इसमें भी इसके भी दो टाइप्स है. पहला है एगेमोस्पर्मी, फिर दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. समझ रहे हो? अब एगेमोस्पर्मी का मतलब नो मियोसिस, नो सिंगेमी, नो फर्टिलाइजेशन. तो अब एगेमोस्पर्मी को भी अपन 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं. 4 पार्ट डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. दूसरा है एपोस्पोरी, तीसरा है डिप्लोस्पोरी, एंड चौथा है इसमें पार्थेनोजेनेसिस. सुना लग रहा है पार्थेनोजेनेसिस? जो फर्स्ट डे से क्लास से कनेक्टेड है उनको पता चल गया होगा. पार्थेनोजेनेसिस मैंने डिस्क्राइब कर रखा है पहले. तो ये 4 बता दिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. मैं आपकी जो मॉड्यूल है, जो शीट है, उसमें ये चीज़ें बेटा मेंशन है, लेकिन मैंने चार्ट फॉर्म में इसलिए बताया है कि आपको डिफरेंस याद रहे चारों के बीच क्या क्या डिफरेंस था. इसलिए आप भी मेरे साथ में चार्ट फॉर्म में ही बनाओ, वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. अब मैं पहला बता रही हूँ आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एडवेंटिव क्या होता है? एडवेंटिव होता है अदर देन नॉर्मल. अदर देन नॉर्मल मतलब नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा हटके होना. जैसे कोई भी रेडिकल पहले क्या बनाएगा? पहले वो बनाएगा रूट कैप. रूट कैप से आगे क्या बनेगी? पूरी रूट बनेगी, जिसको अपन टैप रूट बोलते हैं. लेकिन टैप रूट से अलावा जो रूट होती है उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट बोला तो एडवेंटिव वहाँ पे मतलब क्या हुआ एडवेंटिव का? वो ही अदर देन टैप रूट. तो यहाँ पे भी ये वहाँ एडवेंटिव का मतलब नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा अलग. अब ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड न्यूसेलस. मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे देखने में. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम स्पोरोफिटिक सेल ऑफ integument
और न्यूसेलस। समझ रहे हो बेटा, ऐसा का ऐसा उतार लेना, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे समझाने के लिए आपको समझा रही हूं, ये चीजें आपको उतारनी भी है साथ साथ में। आपने खुद ने रियलाइज किया होगा कि ये चीजें एनसीईआरटी और आपकी शीट दोनों में ही ऐसे इस फॉर्म में प्रेजेंटेबल नहीं है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। तो अभी उतार लो आप इसको साथ साथ में। अब मैंने इसमें क्या बताया है, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इंटेगुमेंट है ओव्यूल की लेयर, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। प्लोइडी क्या होती है, क्या होती है प्लोइडी, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस की 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया, लेकिन वो विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सिंगेमी बना, तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब दूसरा इसके तरह ही सिमिलर होता है, बट इसमें एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की जगह एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम स्पोरोफिटिक सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। आई बात समझ में? मतलब एपोस्पोरी में क्या हो रहा है, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सेक का है। एम्ब्रियो सेक समझ में आ रहा है? एम्ब्रियो सेक क्या था एम्ब्रियो सेक क्या था? एम्ब्रियो सेक ये था, कनेक्ट कर पा रहे हो? एम्ब्रियो सेक ये था, ये अपना ओव्यूल था, तो ये जो लेयर है ये पूरा एम्ब्रियो सेक था। तो इसमें तो क्या बन रहा है, इसमें तो जो एंड सेल के साथ में, जो एग सेल के साथ जो मेल गेमिट फ्यूज होके जो वो जाइगोट बना रहा है, वो एम्ब्रियो बन रहा है यहाँ पे। लेकिन वो किससे बन रहा है, वो इंटेगुमेंट और न्यूसेलस से बन रहा है। लेकिन इसमें क्या बन रहा है, इसमें पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बन रहा है। ये जो गोला है ये पूरा का पूरा बन रहा है एपोस्पोरी में। डिप्लोस्पोरी में आते हैं। डिप्लोस्पोरी में ये होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये बनाएगी एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक फिर बनाएगा एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। अब इसमें और जो मैंने आइडियल कंडीशन जो कैप्सुला के लिए बताई थी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कि जो मैंने पहली आइडियल मेथोडोलॉजी बताई थी फॉर द फर्टिलाइजेशन और ये डिप्लोस्पोरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि उसमें क्या, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, ठीक है, ओव्यूल के वहाँ पे, वो क्या कर रही थी, वो सबसे पहले मियोटिकली डिवाइड हो रही थी। मियोटिकली डिवाइड होके वो अलग अलग सेल्स बना रही थी, फिर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो रहा था, फिर अलग अलग उस पर सेल बन रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना मियोसिस हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसमें मेगास्पोर मदर सेल की एक सेल बड़ी होके एम्ब्रियो सेक बना रही है। अब एम्ब्रियो सेक भी सीधा एम्ब्रियो बना रहा है विद द हेल्प ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। जो एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल था ना, उनमें से कोई एक एम्ब्रियो बना लेगा। समझ में आई डिप्लोस्पोरी? फर्स्ट वन इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, सेकंड एपोस्पोरी, थर्ड डिप्लोस्पोरी, अब चौथा पार्थेनोजेनेसिस। Parthenogenesis means egg formation without any fertilization. समझ में आया? एग फॉर्मेशन विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। उसका सबसे बहुत अच्छा उम्दा एग्जाम्पल है बनाना, जो मैं आपको बता चुकी हूं पहले। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या बन रहा है, इसमें सीधा बन रहा है एम्ब्रियो, किसकी मदद से, स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। एपोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से विद द हेल्प ऑफ स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ
इंटेग्यूमेंट एज वेल एज न्यूसेलस, डिप्लोस्पोरी, मेगास्पोर मदर सेल पहले एम्ब्रियो सैक बनाएगा, एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो बनाएगा, लेकिन एम्ब्रियो कहां से बन रहा है? अनफर्टिलाइज्ड एग से। एग फॉर्मेशन विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ के क्या पढ़ा जाए? आगे बढ़ के पढ़ा जाए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, मिटा देती हूँ।